घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022। ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसको परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। जैसा कि गाइस हम लोग देखते हैं कि अधिकांश यूट्यूब चैनल या अन्य प्लेटफॉर्म पे इसको PDF फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और जो कहीं ना कहीं पठन पाठन की स्थिति में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने इन सारे कंटेंट को स्लाइड पे कन्वर्ट किया है आप लोगों की बेहतर सुविधा के लिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और बुक फॉर्मेट को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आपको जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उसी के अनुसार क्रमवार सारी कक्षाएं इसमें संचालित रहेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं। टॉपिक नंबर है आप लोगों का उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और नीतियां। बहुत ही महत्वपूर्ण गाइस, अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो राज्य के संदर्भ में जो भी नीतियां होती हैं वहां से प्रश्न देखने को आते हैं। और ये आपका पेज नंबर 60 से लेकर 71 होगा। जो बुक आपके पास है उसमें 60 से लेकर 71 तक देखें, और अभी तक नहीं लिए हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से उसको परचेस कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं पेज नंबर 60 से 71 और उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक करके जरा देखिए। अब यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कुछ फॉन्ट इस तरीके से आपको दिखेंगे नहीं, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो इसको हम लोगों ने स्लाइड में कन्वर्ट किया हुआ है ताकि आप लोग इसको समझ पाएं। देखिए पेज नंबर नीचे लिखा हुआ है गाइस, 62 नंबर है, मैं बोल दे रहा हूं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। इसको हम लोगों ने स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया है, ये देखिए अब आपको विजिबल होगा। अब आप इसमें समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो जो योजनाएं और नीतियां हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं। देखिए सबसे पहली योजना जो प्रमुख योजनाएं हैं, पहला ध्यान रखेंगे डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। कौन सी योजना है? डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। देखिए योजना के संदर्भ में आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट, कब शुरू हुई, क्या उद्देश्य था, कब शुरू हुई, क्या उद्देश्य था और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके संदर्भ में। ठीक है जी, योजना के संदर्भ में यही 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखें और यहीं से प्रश्न देखने को आता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है। अब 2-3 पॉइंट यहाँ पे सामने आ रहे हैं। शुरू हुआ है कब? 22 अप्रैल 2022। याद रखना आसान है, 22 है ना, याद रखना आसान होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी में। ठीक है जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। यहाँ पे एक प्रश्न आपको बताना चाहेंगे जो आ सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, बनारस हिंदू यानी BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। क्या है? मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे नाम ध्यान रख सकते हैं आप लोग, मदन मोहन मालवीय। जब ये इसके संस्थापक बने, जब इसका उद्घाटन हुआ तो महात्मा गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे शुभारंभ हो रहा है और राज्यपाल नाम आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, इसी संदर्भ में चयनित 31 विश्वविद्यालयों और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौते यानी ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। किनके मध्य ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके तहत देश भर के इन 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग जो ध्यान रख सकते हैं, मैं एक बार दोबारा से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कब शुरू हुआ, ठीक है जी, और केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, इनके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इन्होंने मिलकर यहाँ पे इसका शुभारंभ किया है ना। उसके बाद कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद किनके मध्य समझौता यानी ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं, तो 31 विश्वविद्यालय हैं जो चयनित हैं, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इनके बीच ये कहीं ना कहीं यहाँ पे समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट जरा समझें यहाँ पे। देखिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, यानी दूसरी योजना आप लोगों के सामने है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। देखिए 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश के विभिन्न शहरों व विदेशों में कार्यरत हैं
और ग्राम में निवासरत एवं बाहर गए सुविधा संपन्न लोग जो है अपने गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने की वजह से क्या हो रहा है, वांछित स्तर पर सहयोग और योगदान वे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी ग्रामीण परिवेश से व्यक्ति बिलोंग कर रहा है, कहीं बाहरी शहरी क्षेत्र में रह रहा है, वो ये प्लेटफॉर्म उसको मिल रहा है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ताकि वो अपना योगदान दे सके, ताकि ग्राम के समाज का विकास कहीं ना कहीं हो सके। ये यहाँ पे पॉइंट है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ समझें। अगला देखिए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तीसरी योजना आप लोगों के सामने 29 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है। लागू करने का निर्णय लिया है। कब? 29 अक्टूबर 2021। अब आपके सामने सबसे बड़ा फाइट ये आएगा कि इतनी सारी योजनाएं याद कैसे करें। एक पेज पे 4 से 5 का ब्लॉग बनाइए आप लोग और उसको डेली बार बार रिवाइज कीजिए। यही समाधान है। ठीक है, देखिए उसके बाद इस योजना के तहत क्या है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी असंगठित क्षेत्रों को। और इसमें यहाँ पे ध्यान रखें, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज भी सुविधा निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कब शुरू हुई, ठीक है जी, क्या किया जाएगा, वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी। और कितने रुपए की वित्तीय सुरक्षा? तो 5 लाख रुपए की इसमें वित्तीय सुरक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। किसमें? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। अब ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं आपके सामने। जैसे कि मैंने कहा कई सारी योजनाएं हैं, उनको आप लोग कनेक्ट करके एक दूसरे से याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल तक आपको चीज़ों को लेके जाना है। तो प्रश्न क्या है, पॉइंट क्या है? जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना ये 13 अगस्त 2012 को आरंभ की गई। ठीक है, उसके बाद बात करें, ध्यान से समझिए यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का शुभारंभ कब हो रहा है? 9 जुलाई 2012 को। 9 जुलाई 2012। ये कुछ मुख्य प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना कब शुरू हो रही है? 17 मई 2012 से ये लागू की गई है। और लोहिया ग्रामीण आवास योजना जो है 24 मार्च 2013 को प्रारंभ की गई। ठीक है, हौसला पोषण योजना की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2016 को की गई है। ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये डेट फैक्चुअल पॉइंट में पूछे जा सकते हैं। योजनाएं बहुत सारी हैं, क्या सारी पढ़नी होती हैं? महत्वपूर्ण आप देखें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का अधिकार कानून 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया है? 27 जुलाई 2011 को लागू किया गया है। ठीक है जी, कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, आप सारा देख रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो आप कैसे बनाइए, 2011 की कौन सी योजना है, इस तरीके से। अच्छा, 2012 की कौन सी महत्वपूर्ण योजना है, इस तरीके से आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो याद रखना आसान रहेगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के काल में हुई थी, वर्ष 2001 में। 2000 से लेकर 2001 में की गई थी शिक्षा मित्र योजना। ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का औपचारिक शुभारंभ किया जा रहा है 1 मार्च 2016 को। अधिनियम क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। शुरू कब हो रहा है? 1 मार्च 2016। इस तरीके से आप लोग इसको रिलेट करके समझेंगे। अगला देखिए, इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट हैं वो देखें। 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने प्रदेश युवाओं के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार की एक अभिनव योजना, जिसको बोल रहे हैं अभ्युदय योजना, का शुभारंभ किया है। किसके लिए? युवाओं के उत्कर्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। पहला पॉइंट, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यानी जितने भी युवा हैं उनका मार्ग प्रशस्त हो, उत्कर्ष का मार्ग यानी उनका डेवलपमेंट हो, उसके लिए योजना आई है। पहला पॉइंट। उसके बाद युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। सेकंड पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रतियोगी युवाओं को IAS, IPS, IFS यानी यूपीएससी की परीक्षा, है ना, उसके बाद PCS यानी स्टेट PCS की परीक्षा, स्टेट PCS की परीक्षा, उसके बाद मेडिकल, IIT, इन सभी परीक्षाओं में प्रवेश हेतु विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके मार्गदर्शन में ये सब विषय तैयार करवाए जाएंगे। ये योजना इसके अंतर्गत है। और इस योजना के तहत पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, लैपटॉप ये सब प्रदान किए जाएंगे। इनकी भी घोषणा की गई है। यानी तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये योजना सामने है। यूपीएससी, स्टेट PCS, मेडिकल, IIT ये सब इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है। अब अभ्युदय योजना को पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों में प्रारंभ किया गया है। आप लोग जानते हैं यूपी में जिलों की संख्या कितनी है, 75 जिले हैं। ठीक है जी। और मंडल कितने हैं, अब ये बारीक वाले पॉइंट आपको रट जाने चाहिए। मंडलों की संख्या है 18, जिले 75, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, इसी में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, सक्षम सुपोषण योजना। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो बच्चे कहीं ना कहीं कुपोषित हो गए हैं या बालिकाएं जिनमें एनीमिया की कमी हो गई है, यानी रक्त की कमी हो गई है, एनीमिया बोलते हैं जिनमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, अगर उनसे कोई ग्रस्त हैं तो उनके लिए पोषण का प्रावधान इसमें है। अब एक एक पॉइंट समझे जरा इसमें कि उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का प्रारंभ किया गया है। किसकी समस्या से निपटने के लिए, पहला पॉइंट कुपोषण की समस्या, है ना। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों और एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोर बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं, ड्राई राशन जैसे आप लोग देखते हैं दलिया मिल जाता है, आंगनबाड़ी से ब्रेड मिलती हैं, है ना, तो ये सब ड्राई राशन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आंगनबाड़ी अगर आप देखे होंगे आसपास तो ये सब वहाँ पे वितरित किया जाता है। और 11 से 14 वर्ष तक की जो स्कूल नहीं जा रही हैं किशोरी बालिकाएं हैं उनके लिए भी यह पोषण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का, थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है बजट 2021-22 में प्रस्तावित की गई है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है जी। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। मैं साइड हो जा रहा हूँ। अगला देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। क्या है, बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग के द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। पहले क्या नाम था, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना नाम था, इसका परिवर्तित कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना ये कर दिया गया है। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है, परिवर्तित कर दिया गया है, नया नाम। उसके बाद उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी नवयुवक हैं उनको उद्यमिता की ओर उन्मुख करना और स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना है। उद्देश्य क्या है, रोजगार देना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना है ना। आपको बता दें इससे पहले एक योजना आई थी नरेगा, क्या नाम है, नरेगा। 2 फरवरी 2006 को क्या योजना आ रही है, नरेगा। इसका उद्देश्य भी यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण आबादी से शहरी क्षेत्रों में जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोका जा सके, उनको वही रोजगार दिया जा सके, नरेगा। तो काम के बदले अनाज पहले दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद वर्ष 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया, वर्ष 2009 में। तो अब ये नरेगा क्या बन गया, मनरेगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। अधिनियम है गाइस, रोजगार गारंटी एक्ट जब अधिनियम हो गया तो बाध्यकारी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 15 दिन के भीतर निश्चित रोजगार दिया जाएगा 100 दिन का। अब काम के बदले अनाज नहीं, काम के बदले वेतन मिल रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 2 फैक्चुअल पॉइंट जो प्रश्न के रूप में सामने होंगे और कहीं ना कहीं इसी से संबंधित ये योजना है। योजना और अधिनियम में अंतर समझें। जो योजना होती है वो एक निश्चित कार्यक्रम, निश्चित कार्यकाल के लिए आती है। जब उसका कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो उसको हटाया जा सकता है या उसको कंटिन्यू भी रखा जा सकता है। लेकिन अधिनियम अगर बन गया, कानून एक्ट पारित हो गया तो वो बाध्यकारी हो जाएगा और वो वैलिड मान्य होगा। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे।
अगला देखिए इसी में कि यह योजना जो है सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के लिए है इसमें। और इस योजना के अंतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत क्या है, SC ST दिव्यांग जो हैं उसमें प्रति इकाई लगभग लागत का 35% अनुदान और अधिकतम 70,000 रुपये, जो भी कम हो, चाहे 35% या 70,000 जो इसमें कम है, तथा सामान्य जाति और जनरल कैटेगरी के लिए 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये या जो भी कम हो का ऋण तक का अनुदान इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखें। उसके बाद संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्राप्त हो सकेगा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो। 2 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। कल को जब आप लोग चयनित हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लेखपाल में चयनित हो गए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण वासियों को योजनाओं से अवगत कराएं, है ना। ये आपका कहीं ना कहीं ड्यूटी हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण वासी अधिकांश नहीं जान पाते हैं इन योजनाओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु क्या रखी गई है, 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। अन्य किसी योजना यथा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सभी के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना के हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी एक बार में एक ही योजना का लाभ ले पाइएगा आप लोग। जैसे कोई पेंशन योजना आई, आपने ले लिया, फिर कोई दूसरी पेंशन योजना आई है तो उसमें आप संलग्न नहीं हो पाएंगे। एक बार में एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं। तो वही यहाँ पे मतलब है कि भैया जो भी कोई यथा मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अगर संलग्न है तो ऋण प्राप्त कर रहा है, तो वहाँ पे उसको इसका पात्र नहीं माना जाएगा। अगला देखिए कन्या सुमंगला योजना, आपको बता दें गाइस 2019 में ये आई, और जब 2019 में आई उसके बाद अपकमिंग एग्जाम में कई बार देखने को मिली। ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जहां से प्रश्न बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो देखिए 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया है, और इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। और ये योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है। डेट याद रखेंगे, कब शुभारंभ किया गया, 25 अक्टूबर 2019, 25 अक्टूबर को शुभारंभ हो रहा है और 1 अप्रैल 2019 से लागू है। और ये 6 श्रेणियों में लागू की गई है। यानी योजना के अंतर्गत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक तक, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूरी होने तक चरणबद्ध ढंग से जो है इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी। और जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रत्येक सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसमें देगी। तो 15,000 रुपये का प्रावधान है, वो भी कहीं ना कहीं चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए इस योजना का लाभ क्या है, किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही मिल पाएगा। अब देखिए जो भी कानून बनता है, जो भी योजना आती है, उसके कई सारे प्रावधान लाए जाते हैं, है ना। अब किसी ने बोला कि भाई 2 बच्चियों को मिलेगा, ठीक है। मान लो पहली जो बालिका हुई, पहली बेबी गर्ल हुई, दोबारा जुड़वा बेबी गर्ल हो गई, तो क्या उनको मिलेगा? तो यहाँ पे प्रावधान किया गया है, यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं हैं, तो इस स्थिति में तीनों बालिकाओं को ये लाभ मिलेगा। समझ पाए पॉइंट, ये वाला मामला है। उसके बाद यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है, तो परिवार की जैविक संतानों, विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना के लाभ के पात्र माना जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 बालिका ऑलरेडी हैं और तीसरी बालिका गोद ले ली है, तो जो तीसरी बालिका गोद ली गई है वो, और जो 2 बालिका पहले थी उनमें से एक, तो टोटल मिला के 2 बालिकाओं को इसका लाभ मिल जाएगा। अब वो परिवार के ऊपर निर्भर करता है, जो गोद ली गई है उसको देना चाहते हैं या जो 2 ऑलरेडी हैं उसको। योजना के अंतर्गत क्या है, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उन्हीं को मिलेगा जिनका 3 लाख रुपए लगभग अधिकतम सीमा होनी चाहिए, आय सीमा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के संचालन हेतु 1200 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन राज्य बजट में किया गया। 1200 करोड़ इस योजना के लिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। एक भी पॉइंट नहीं बचता है जो आपका प्रश्न यहाँ से बाहर चला जाए, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम समग्र विकास योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। तो 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी को आप बता दें उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी यानी उत्तर प्रदेश दिवस 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर
अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का शुभारंभ किया। कब किया, डेट याद रखेंगे, कहाँ किया, लोकेशन याद रखेंगे, लखनऊ में, दूसरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अब समग्र ग्राम विकास योजना की बात आ रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर्राज्यीय हो, है ना, स्थित उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास इसमें किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तो आप लोग समझ गए कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय, ये भारत का मैप है और ये मैं रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नेपाल वाला हिस्सा टच होता है ना, नेपाल वाला। अब इस नेपाल से महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये जितने, पीलीभीत, ये जितने 7 रीजन लग रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, यहाँ तो मिलेगा। उसके बाद लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, यानी लखनऊ से जो जो सीमा बना रहे हैं उनको भी मिलेगा, वो अंतर्राज्यीय कहलाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बन रही है, ये वाला मामला, ठीक है जी। तो इनका विकास के ऊपर पूरा ध्यान है। और इस योजना के तहत वनटांगिया, मूसाहार, थारू आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों का स्थायी और समेकित विकास किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मूसाहार जनजाति है जो मूस का आहार कर रही है, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मना रही है। वनटांगिया क्या है, मलेशिया में कुछ ऐसी जनजाति रहती थी, या बर्मा में हमने देखने को मिला कि जो पेड़ पौधों को लगाने का काम करती थी, उनको वनटांगिया बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वनटांगिया समूह यानी वनटांगिया क्षेत्र वहाँ पे घोषित कर दिया गया है। तो इसको भी इसमें शामिल किया गया, जो बहराइच सीमा बना रहा है नेपाल के साथ। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। और योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए सेना, अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को भी शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। क्या किया जाता है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद यदि इनके ग्राम संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तो उसे पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद इन मार्गों का नाम गौरव पथ रखा होगा, गौरव पथ होगा। उसके बाद इन ग्रामों में तोरण द्वार और शहीद हुए सैनिकों की मूर्ति स्थापित की जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई गांव की सड़क है या कोई शहर की सड़क है, तो यहाँ पे एक गेट का प्रावधान किया जा रहा है ना। उस गेट के पास एक मूर्ति बना दी जाएगी जो भी शहीद हैं, और कहीं ना कहीं तोरण द्वार, ये जो द्वार एंटर होगा व्यक्ति, ताकि वो देखे कि इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम से पता लग रहा है फसल की बीमा से के संदर्भ में मामला है। यानी फसल अगर नष्ट हो जा रही है, उस तरीके से उत्पादन नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, कई सारे फैक्टर इसके अंतर्गत आते हैं, तो सरकार के द्वारा एक बीमा इसमें सुनिश्चित किया गया है। उसमें क्या ध्यान रखना है जरा समझिए। 9 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2019-20 में आगामी वर्षों के लिए खरीफ और रबी के मौसम पे लागू करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण फसलें हैं, खरीफ और रबी की फसल, जहाँ पे ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है फसल बीमा योजना, फसल के लिए बीमा करेगी। अब इसमें ज़रा समझिए, यह योजना जो है इस अवधि में खरीफ फसलों एवं रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों, सभी जिलों में लागू की गई है। 75 जिलों में लागू की गई है। उसके बाद देखिए, योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुआई न कर पाने या असफल बुआई या फसल की बुआई से कटाई की अवधि, प्राकृतिक आपदा कोई आ गई, कोई रोग लग गया, कृमियों से फसल नष्ट हो गई, फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों में खेत में कटी हुई फसल जो है उसको क्षति पहुंच गई, इसके लिए कृषकों को बीमा कवर के रूप में कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता देने का मामला इसमें रखा गया है। 2 प्रकार की फसलें, जो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, खरीफ और रबी, कब शुरू हो रही है, कब लागू किया गया है, तो अगला स्टार्ट बना के रखेंगे 9 मार्च 2019। अगला देखिए, इसी के अंतर्गत कि यह योजना अधिसूचित फसल के उत्पादक फसली ऋण लेने वाले सभी ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर, गैर ऋणी कृषकों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जाता है। फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत बीमित राशि के रूप में निर्धारित होती है, उसी के अनुसार यहाँ पे मामला निर्धारित किया जाएगा। और खाद्य फसलों के संदर्भ में बात करें तो अनाज, दलहन, तिलहन, इसके लिए कृषक द्वारा वही जो भी प्रीमियम अंश होगा वो खरीफ फसलों
हेतु बीमित राशि के 2% और रबी फसलों में 1.5% और वास्तविक प्रीमियम दर से जो कम होगा वहां तक सीमित रखा जाएगा। ये प्रावधान इसमें किया गया है। खरीफ और रबी की वार्षिक नकदी फसलों के लिए, वार्षिक औद्योगिकी की फसलों के लिए कृषक द्वारा वाहित प्रीमियम अंश को बीमित राशि के 5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर से जो भी कम होगा वहां तक सीमित रखा गया। यानी जो नकदी फसलें हैं, जो वाणिज्यिक फसलें हैं, उनके लिए जैसे गन्ना, तंबाकू, ये सब नकदी फसलों में काउंट होते हैं। आइए अगला देखिए इसी में, कृषकों द्वारा वाहित प्रीमियम अंश से अधिक फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अंतर्गत की गई धनराशि प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केंद्र व राज्य सरकार बराबर बराबर वहन करेगी। यानी राज्य का भी 50% रहेगा उसमें और केंद्र सरकार का भी। यानी अगर 100 रुपए लगने हैं तो 50 रुपए केंद्र सरकार देगी और 50 रुपए राज्य सरकार देगी। ऐसे आप लोग इसको समझें। फसल की बुआई से कटाई की समय अवधि में प्राकृतिक कोई आपदा हो गई, रोग कृमियों से फसल की क्षति हो रही है, उसके आकलन, बीमा इकाई का स्तर जो है वो निर्धारित संख्या, फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज, इसके आधार पर आकलित किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस कि बीमा कंपनी द्वारा कृषकों को दे क्षतिपूर्ति की राशि बैंक खाते में ही जमा की जाएगी ताकि बिचौलिया वाला कोई मामला ना रहे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, यानी डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी कि कृषक के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट पहुंची है। ठीक है। उसके बाद भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो है इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है। कौन कर रहा है? भारतीय कृषि बीमा कंपनी। ठीक है जी। अगला देखिए, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, नाम से पता लग रहा है कि जो भी एम्बुलेंस होगी उसमें लाइफ सपोर्ट से संबंधित सारी चीज़ें होंगी ताकि अस्पताल तक पहुंचने तक जो भी उसको ऑक्सीजन देना है ना, कुछ भी रीचेकिंग करनी है तो वो एम्बुलेंस में ही हो सके। तो ये सारी चीज़ें प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। अब जरा समझिए, 13 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे भाई, कब शुरू हुआ है? पहला पॉइंट 13 अप्रैल 2017, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद माफी चाहते हैं, यह सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित होगी, जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित होगी। जैसे एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर होगा, मल्टीपैरा मॉनिटर होगा, डिफिब्रिलेटर होगा, फिटल डॉपलर होगा, ये सारे विशिष्ट उपकरण उसमें लगे होंगे ताकि अस्पताल तक उसका इमरजेंसी इलाज किया जा सके। ठीक है जी। उसके बाद यह सभी एम्बुलेंस जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उपलब्ध कराई हैं। ये पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद इन एम्बुलेंसों को जीपीएस सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। जीपीएस सिस्टम लगा होगा कि वो एम्बुलेंस टाइम से वहाँ पहुँची और वहाँ से आने में कितना समय लगा ताकि उसका ट्रैकिंग किया जा सके, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद GVKEMRI के माध्यम से यह सेवा संचालित की जा रही है, जिसे मई 2021 में चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय यहाँ पे ले लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो है हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? 108 हेल्पलाइन नंबर होगा जहाँ पे एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया जा सकेगा। ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस सेवा का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कहाँ बनाया गया है? लखनऊ। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है जी। जो बुक आप लोग लेके बैठे हैं, जो बुक आपके पास है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको हाईलाइट करते चलिए, है ना। फिर जैसा भी प्रश्न होगा उसका आंसर उसको फिर बार रिवाइज करना है। सारे पॉइंट आपके सामने स्पष्ट यहाँ पे रखे गए हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-22, 2021 से 2030 तक, यानी 2021 से लेकर 2030 तक का जो जनसंख्या नीति है 10 वर्षों का, इसमें क्या क्या प्रावधान है इसको समझते हैं। आइए देखिए, 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। इस नीति में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक एवं व्यावसायिक परिवर्तन की संचार रणनीतियों को विकसित किया जाएगा। और इस नीति में राज्य में कुल प्रजनन दर जो है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वर्ष 2026 तक 2.1% और वर्ष 2030 तक 1.9% रखने का लक्ष्य है। अब ये कुछ बारीकी वाले पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देने हैं। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, क्या बोला गया है? कुल प्रजनन दर जो है, जनसंख्या नीति, जनसंख्या कंट्रोल का मामला है, तो प्रजनन दर जो है 2026 तक, दो पार्ट में बांट दिया है,
26 तक 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया है परसेंट। उसके बाद 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित है। उसके बाद देखिए नई नीति में 0 से 1 वर्ष आयु में शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2026 तक और 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2026 तक 32 आना चाहिए मृत्यु दर जो है 0 से 1 वर्ष आयु तक का, और 2030 तक 22 लाने का लक्ष्य इसमें निर्धारित है। इसी तरीके के फैक्चुअल पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव, अस्पताल में नवजात शिशु की देखभाल, इन सब की सुविधा बढ़ाई जाएगी ताकि उनके मृत्यु दर को भी रोका जा सके, है ना। अब इसमें नई नीति के अंतर्गत क्या है, 0 से 27 दिन के आयु के नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है वो प्रति 1000 जीवित जन्म वर्ष 2026 तक 22 है। ये आंकड़े आपको तसल्ली से नोट कीजिए एक जगह और उसको बार बार रिवाइज करना है। वर्ष 2030 तक 12 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। वहीं पे 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म दर पे 2026 तक 35 और 2030 तक 25 पर लाने का लक्ष्य रखा गया। यही आंकड़े डिस्टर्ब कर सकते हैं एग्जाम में, तो उनको एक जगह आप नोट करके या उसी को हाईलाइट करके बार बार देखिएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, नई नीति में औसत जीवन प्रत्याशा को 2026 तक 64.3 से बढ़ाकर 66 किया जाएगा और 2030 तक 69 वर्ष करने का लक्ष्य है। अब ये जीवन प्रत्याशा जो टर्म आया है आप लोगों के सामने, जीवन प्रत्याशा, इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कई सारे पॉइंट इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब बेसिकली है। जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जाएगा 64.3 से 66 किया जाएगा 26 तक, और 2030 तक 69 वर्ष तक करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और नई नीति में कुपोषण रोकने हेतु कई अहम उपाय भी इसमें किए जा रहे हैं, और इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर को 2026 तक बढ़ाया जाएगा। कितना, 16.4% यहाँ पे बढ़ाने की बात है, और 2030 तक कर दिया जाएगा 11.4% लाने का इसमें लक्ष्य निर्धारित है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। इन सारे आंकड़ों को हाईलाइट करके ताकि बार बार रिवाइज कर पाएं, उसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब वर्तमान की अगर बात करें प्रेजेंट में, तो 5 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उसमें 38.5% बच्चों का वजन कम देखने को आंका गया है, और जिसे वर्ष 2026 तक 24.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं 2021 से 30 तक की योजना है, तो यहाँ पे 2030 तक कितना बोला गया है, 14.5% लाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। और इस नई नीति में मातृ मृत्यु दर पर भी विशेष फोकस किया गया है। जहाँ पे आप सुनते हैं जच्चा और बच्चा दोनों सलामत रहें, वही चीज़ यहाँ पे बात कही जा रही है। यानी वर्तमान में प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर कितनी है, 197, जिसे 2026 तक कर दिया जाएगा 150 और 2030 तक कर दिया जाएगा 98। कैसे किया जाएगा, ये बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा के, ठीक है। वहीं पे बात करें इस नीति के तहत संस्थागत प्रसव की दर भी 2026 तक 80% और 2030 तक 90% पर लाने का इसमें लक्ष्य रख दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। उसके बाद वर्तमान में संस्थागत प्रसव दर जो है 67.8%, ये इसके अनुसार की गई है NFHS के अनुसार, और आधुनिक गर्भ निरोध अपनाने की दर जो है वर्तमान में 31.7% है, और जिसे 2026 तक बढ़ाकर 45 करने का लक्ष्य है, और 2030 तक 52% करने का लक्ष्य है। एक प्रश्न यहाँ से संभावित है जो एग्जाम में देखने को आ सकता है। उसके बाद देखिए इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास, उसके बाद योजना रियायतें, अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे और जिनके पास 2 या उससे कम बच्चे हैं। आपने सुना होगा कि जिस परिवार में 2 बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब अलॉट होगी, कुछ इस तरीके की खबर आपके सामने आई होगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत का प्रावधान है। चलिए आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए पेज से कवर करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, है ना, ताकि उसको एक एक करके समझ पाएँ। और आज के सेशन में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, और सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।